ओके मैम। ओके, हाय एवरीवन। तो आज जो है देखो, कल मैंने तुम लोग को बोला था कि क्या बताएंगे, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, उसको पढ़ाने की बात किया था हमने, है ना। तो स्ट्रिंग को हैंडल करने का ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और बेसिक समझ लेते हैं। जैसे डाटा सेगमेंट्स इन मेमोरी, ठीक है, कि जो भी हम लोग डाटा या प्रोग्राम लिखते हैं तो मेमोरी में वो किस तरह से स्टोर होता है, मेमोरी का कैसे सेगमेंटेशन किया गया है, इसका थोड़ा सा आइडिया हम लोग को हो जाए तो उसको समझना और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। और ये जो टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिहाज से और ऐसे भी सब्जेक्टिव के भी लिहाज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको थोड़ा सा हम लोग माइन्यूटली समझने का कोशिश करते हैं। तो ये है क्या, व्हाट इज डाटा सेगमेंट्स इन मेमोरी। तो देखो, जैसे तुम कोई भी प्रोग्राम को बनाते हो तो असल में प्रोग्राम क्या होता है, जरा कभी गौर से देखे हो तो प्रोग्राम जो है वो तुम कहोगे कि मैम ये इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा होता है कि नहीं। यही होता है ना। जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में कुछ और नहीं, हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे अगर 2 नंबर को ऐड करने का तुमने प्रोग्राम बनाया तो उसमें क्या होता है कि 2 नंबर जो है तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा, डाटा। और उस 2 नंबर को तुम ऐड कैसे करोगे, क्या आवाज है, उस 2 नंबर को तुम ऐड कैसे करोगे, है ना। तो ये बात किससे तय होता है, इंस्ट्रक्शन उसके लिए हम लोग प्रोसेस के लिए बताते हैं। तो ओवरऑल तुम कहोगे कि प्रोग्राम जो है ये असल में कुछ और नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा का कलेक्शन है। फिर जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है कि नहीं। बहुत बेसिक की बात बता रहे हैं, जब शुरू में तुम प्रोग्राम बनाते हो तो इस प्रोग्राम को इनपुट के तौर पर किसको देते हो, कंपाइलर को। और कंपाइलर जो होता है ये क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है कि नहीं। ये बेसिक बात है, जब तक ये कंपाइल नहीं करेगा तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनेगा नहीं। तो हालांकि एग्जीक्यूटेबल में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस मैंने तुमको बोला कि ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाया। तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, देखो गौर से देखो तो इस ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन भी होगा, डाटा भी होगा। तो ये असल में ऑब्जेक्ट फाइल जो है ये तुम्हारा जिस मेमोरी में स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड, ये ऐसे देखा जाए तो सेम मेमोरी में ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होगा। लेकिन उस मेमोरी को क्या किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है लॉजिकली। समझ में आया बात, कि वैसे तो इंस्ट्रक्शन और डेटा जो दोनों मिल करके तुम्हारा प्रोग्राम बना है, ठीक है। प्रोग्राम तुम्हारा किससे मिलके बना है, इंस्ट्रक्शन और डेटा के मिलके, ठीक है। तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा तो कन्वर्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल में। तो ऑब्जेक्ट फाइल भी क्या कंटेन करेगा, इंस्ट्रक्शन और डाटा कंटेन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है जिसको किसने कंटेन किया है, ऑब्जेक्ट फाइल ने, ठीक है। तो लॉजिकली ऐसे देखा जाए तो ये जो है ये दोनों इंस्ट्रक्शन और डाटा सेम मेमोरी में स्टोर होगा, बट लॉजिकली ये जो मेमोरी होता है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड वन इज कॉल्ड टेक्स्ट सेगमेंट, अनदर इज कॉल्ड डेटा सेगमेंट। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, इस बात को समझ लो। ये हो गया तुम्हारा डाटा सेगमेंट, ये लॉजिकली डिवाइड किया जाता है, बाकी मेमोरी अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। जैसे तुम क्लासरूम को लॉजिकली अलग अलग बेंच एरिया में डिवाइड कर देते हो, या देखते हो ऑफिस है, ऑफिस का सेम ही कमरा को पार्टीशन कर देते हैं ना हम लोग, है ना, जिसमें 4-5 केबिन लगा देते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक उसी तरीके से एरिया तो एक ही होता है, उसको डिवीजन कर देते हो लॉजिकली तुम। तो उसी तरीके से ये मेमोरी एरिया एक ही है, लेकिन इस मेमोरी एरिया को लॉजिकली डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, एक हाफ, कुछ एरिया को कहा गया टेक्स्ट सेगमेंट है, कुछ एरिया इसका क्या बन गया, डाटा सेगमेंट। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ तुमको, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि देखो,
जो इंस्ट्रक्शन तुम लिखते हो प्रोग्राम में वो तो चेंज नहीं होता है ना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, है कि नहीं? जब अपन प्रोग्राम लिख देते हैं तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है, सही बात है कि नहीं? पर चेंज क्या होता है? डाटा, है ना? जो कुछ भी अब डाटा कैसे चेंज होता है? 2 नंबर ऐड कर रहे हो तो हो सकता है कुछ देर बाद वो नंबर कुछ और हो जाए जिसको तुम ऐड कर रहे हो, या ड्यूरिंग कैलकुलेशन डेटा चेंज होता है तब जा करके तुम्हारा आउटकम मिलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम मान लो कि डेटा जो होता है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जबकि जो टेक्स्ट है, जो इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे प्रोग्राम का, वो बदलता नहीं है। इनफैक्ट इसको चेंज भी नहीं होना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए तुमको कि इंस्ट्रक्शन नहीं चेंज हो। तो ऐसा करने से तुम ये भी समझ रहे हो कि ये जो है इसको तुम किस एरिया को, ये एरिया क्या बन जाएगा? रीड ओनली, है कि नहीं? प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है ये क्या हो जाए, मेरा रीड ओनली हो जाए, सो दैट कि ये जो इसमें जो कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है बाय मिस्टेक भी क्या हो, चेंज ना हो, ठीक है कि नहीं? और ये जो डाटा सेगमेंट है इसको तुम क्या कहोगे कि ये रीड राइट एरिया है कि नहीं? ये रीड राइट एरिया है। शुरू में तुम इसमें मतलब इसमें डाटा को क्या करोगे, रीड भी करोगे इसमें रखे हुए डाटा को, और तुम राइट भी करोगे। राइट करने का मतलब उसको चेंज भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये देखो, मोटा मोटी जो तुमको बात समझ में आया अभी तक, मैंने एक लाइन की बात करी है। क्या करी है? कि जो मेरा प्रोग्राम होता है जब वो कंपाइल होता है तो मेमोरी, एक ही कॉमन मेमोरी में मेरा प्रोग्राम स्टोर होता है। क्योंकि प्रोग्राम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक इंस्ट्रक्शन और डेटा। तो लॉजिकली वो प्रोग्राम दो पार्ट के मेमोरी में डिवाइड हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। ठीक, टेक्स्ट सेगमेंट जो होता है उसको क्या बनाया जाता है, रीड ओनली, सो दैट कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसमें बाय मिस्टेक भी तुम्हारा कोई चेंजेस ना हो। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन हो गया, ये और अच्छा हो गया, है कि नहीं? जबकि जो तुम्हारा डाटा सेगमेंट है ये ये रीड राइट होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तुम्हारा जो डाटा है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना? अब देखो, फिर जो ये डाटा सेगमेंट है, ये डाटा सेगमेंट तुम्हारा अगेन डिवाइड हुआ है कितने तरह से। ये डाटा सेगमेंट तुम यहाँ लिख सकते हो, देयर इज स्पेस। डाटा सेगमेंट को फिर से डिवाइड किया गया। टेक्स्ट सेगमेंट तो अब कहीं कुछ नहीं डिवाइड होगा, पर डाटा सेगमेंट जो होगा ये अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, एक को कहते हो तुम लोग इनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज्ड रीड ओनली एरिया। ठीक है, इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया। नाम से ही क्या लग रहा है तुमको? देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। और एक क्या कहलाएगा, इनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज्ड रीड राइट एरिया। तुम कहोगे कि रीड ओनली एरिया आपने क्यों कर दिया डाटा को? आप तो अभी बोल रही थी कि रीड राइट एरिया नहीं करना है उसको। तो देखो, रीड ओनली एरिया इसलिए कर दिया हमने कि कई बार तुम प्रोग्राम में क्या करते हो, कांस्टेंट भी डिक्लेयर करते हो। जैसे खास तौर पे बहुत कॉमन एग्जांपल है तुम्हारा पाई का, है कि नहीं? पाई जब कोई वेरिएबल तुम डिक्लेयर करते हो तो उसकी जो वैल्यू तुम लिखते हो 3.14, है ना? और इसका टाइप क्या होता है, फ्लोट। तो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि ड्यूरिंग होल प्रोग्राम, ड्यूरिंग होल एग्जीक्यूशन, दिस वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। यही एक्सपेक्ट करते हो ना? तो ऐसा करने के लिए तुम यहाँ क्या लगा देते हो, कांस्टेंट लगाते हो कि नहीं, है ना? तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का टाइप हो गया फ्लोट, और पाई इज अ वेरिएबल विच इज स्टोरिंग फ्लोट वैल्यू ऑफ टाइप कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये चेंज पूरे प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए। तो कई दफा तुमको क्या करना पड़ता है, डाटा को क्या करना पड़ता है बताओ, डाटा को नहीं चेंज करना हो, उस ये बात हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब नहीं चेंज करना हो इसका मतलब क्या है कि अगर गलती से भी कोई इसके वैल्यू को चेंज करे तो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तो जो तुम्हारा कंपाइलर है या जो तुम्हारा सिस्टम है वो तुमको इससे प्रोटेक्ट करे, है कि नहीं, तुम्हारे चेंज को अलाउ ना करे।
बात समझ में आ रही है? तो ये चेंज को अलाउ ना करे, ये तब संभव होगा जब हम डेटा सेगमेंट को भी मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। बात समझ में आई कि हाँ डेटा सेगमेंट को यहाँ तो टू टाइप में क्यों डिवाइड किया गया है। देखो टेक्स्ट सेगमेंट तो सिंगल होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेटा सेगमेंट दो टाइप में डिवाइड होगा। एक में होगा इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी डेटा का इनिशियल वैल्यू तुम डालोगे या जो भी वैल्यू इसमें असाइन करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। समझ में आ गई बात? जिसका सुंदर एग्जांपल तुम्हारा क्या है, पाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो जो तुमने प्रोग्राम में कांस्टेंट कीवर्ड डाल करके वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वो सारा वेरिएबल डाटा सेगमेंट के किस एरिया में जाएगा, तो इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया में जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा कि अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इस एरिया के डाटा को कोई भी बंदा एक्सेस चेंज करने का कोशिश करेगा, तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू डू द दिस वर्क। ठीक है ना? तो समझ में आया कि डेटा सेगमेंट में भी रीड ओनली एरिया की जरूरत क्यों पड़ी हमको, है ना? तो डेटा सेगमेंट को डिवाइड करना पड़ा। अच्छा, अब दूसरा जो तुम्हारा एरिया है, उसको तुम क्या लिखे हो, उसको क्या लिखे हो, इनिशियलाइज रीड राइट एरिया। अब देखो इसमें भी क्या किस किस तरह का डाटा आएगा। अब देखो इसमें जो तुम्हारा डाटा आएगा, जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल इनिशियलाइज रीड राइट एरिया का हो सकता है ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा चलो देखो इसमें थोड़ा वेरिएबल के स्कोप पर भी तुमको थोड़ा समझ बढ़ जाएगा, है ना? तो इस रीड राइट एरिया में क्या आएगा तुम्हारा, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है ना? तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है जरा सोचो। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? देखो वेरिएबल मोटा मोटी हम लोग को समझ आता है कि दो किस्म का होता है, दो उसका स्कोप दो टाइप का होता है, एक लोकल और दूसरा ग्लोबल। तो तुम कहते हो कि मैम जो कुछ भी वेरिएबल अगर हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो दैट वेरिएबल बिकम्स लोकल, और जिस वेरिएबल को हम आउटसाइड फंक्शन कर दिए, है ना, यानी एकदम टॉप ऑफ प्रोग्राम मेन के भी ऊपर तुमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो नाउ दैट बिकम्स व्हाट। अब इतना तो समझ गए हो, तो इसको मैं हटा ही सकती हूँ ना। देखो इस सबको मैं मिटा देती हूँ। तो इतना तो समझ गए हो कि भाई जो इनिशियलाइज डाटा एरिया होगा वो भी रीड राइट एरिया होगा और रीड ओनली एरिया होगा। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, रीड राइट एरिया की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अब जो बात कर रहे हैं कांस्टेंट तो हमने दिखा दिया तुमको, इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया का एग्जांपल। ठीक है, अब जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, इनिशियलाइज रीड राइट एरिया की, कि इसमें कौन कौन सा डाटा जाएगा। तो इस एरिया में तुम्हारा जो डाटा जाएगा इनिशियलाइज रीड राइट एरिया। ठीक है, इनिशियलाइज रीड राइट डाटा लिखो ना। तो ये जो डाटा जाएगा, ये जो डाटा होगा, ये एरिया होगा, है ना, ये जो जिस एरिया में ये रीड राइट डाटा जाएगा तुम्हारा, तो इसको तुम का क्या लिखोगे बताओ, इसको तुम क्या लिखोगे? ये इसका जो होगा डाटा से अच्छा होगा कि तुम एरिया ही लिख दो, नहीं। और इस एरिया में क्या जाएगा, डाटा जाएगा। कैसा डाटा जाएगा, तो अभी मैंने क्या बोला, ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है जरा सोचो। दोज वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड outside of function, those variable which are declare outside of declare outside of function, और outside of function विजिबल है ना तुम लोग को, जो मैं लिख रही हूँ विजिबल है ना? ठीक है, यस मैम। हाँ ओके। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, और जनरली ये कहाँ होता है, टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना, जनरली ये क्या होता है, टॉप ऑफ प्रोग्राम में जब हम कोई चीज को डिक्लेयर कर देते हैं तो ये वेरिएबल क्या बन जाता है, ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल तुम ले सकते हो, मान लो कोई कैरेक्टर एरे ही तुमने बनाया सी, और इसमें जैसे हम लोग कल नाम डाला था, अपना ही नाम मैंने डाल दिया था रश्मि। तो ये जो कैरेक्टर एरे है, देखो कल भी बनाए थे आज भी बनाए हो, लेकिन इसमें फर्क क्या है जरा ये गौर करना। तो ये जो कैरेक्टर एरे है इसको मैंने मेन में नहीं लिखा है, कल जो मैं लिख रही थी वो किस में लिख रही थी, मेन के अंदर। तो चीजें बस सेम है। देखो मेन के अंदर भी अगर तुम इसको लिखते तो ये भी क्या हो जाता तुम्हारा, मेन के अंदर अगर तुम इसको लिखते तो भी ये कैरेक्टर एरे ही रहता और उसकी वैल्यू क्या होती, रश्मि ही रहता। लेकिन
लेकिन जरा गौर से देखना कि इसको अगर मेन के अंदर हम लिख देते या किसी फंक्शन के अंदर लिख देते तो ये बन जाता लोकल, जबकि इसको हम बिल्कुल से फंक्शन के बाहर लिखे हुए हैं तो ये क्या बन गया, ग्लोबल। आई बात मेरी समझ में? तो ये इसका पोजीशन की तुमने वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन को अगर हमने इसको आउटसाइड फंक्शन कर दिया तो ग्लोबल। अब मैं इस पर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रही हूँ, तो ग्लोबल जो डाटा होता है वो क्या होता है, सेरेबुल होता है, सेरेबुल, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, सेरेबुल, सेरेबुल, सीयरेबुल होना चाहिए ना, SEARABL, सीयरेबुल, पता नहीं, ठीक है, सेरेबुल, ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। तो ये जो डाटा होता है वो कैसा होता है, सेरेबुल होता है। अब सेरेबुल का मतलब क्या होता है कि देखो सेरेबुल का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज एक्सेस्ड बाय ऑल फंक्शन, है कि नहीं। अगर तुमने पूरे प्रोग्राम में 100 फंक्शन बनाया है, नो प्रॉब्लम, उस 100 के 100 फंक्शन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जबकि लोकल जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, बोलो। लोकल वेरिएबल सिर्फ तुम्हारा जिस फंक्शन में तुमने उसको डिक्लेयर किया है, इन दैट फंक्शन ओनली वो क्या होता है, वो एक्सेसिबल होता है। तो लोकल वेरिएबल कभी भी सेरेबल नहीं है, उसको एक से ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, सेरेबल होता है। समझ गए? एक तो ये बात हम लोग को याद रहेगा। दूसरी बात तुमको क्या याद रहेगा कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये किस एरिया में इसका डाटा स्टोर होगा, तो ये इनिशियलाइज्ड डाटा, इनिशियलाइज्ड डाटा रीड राइट डाटा सेगमेंट में ये स्टोर करेगा, है ना, रीड राइट डाटा सेगमेंट में ये स्टोर होगा। बात समझ में आई कि देखो तुमको अभी क्या बोला, ऑडियो प्लीज, ऑडियो प्लीज ऑफ कर लो समीर, ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा ये अभी मैंने तुमको क्या बताया कि डाटा सेगमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है कि नहीं। एक में जिसमें क्या होता है, इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया होता है, और दूसरा क्या होता है, इनिशियलाइज रीड राइट एरिया होता है। तो ये जो डाटा स्टोर होगा ये किस में स्टोर होगा, इनिशियलाइज रीड राइट एरिया में होगा। बोलो क्यों, क्योंकि इसको जो तुम स्टोर कर रहे हो ये ग्लोबल वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, शेयरेबल जरूर है, इसको शेयर तुम जरूर करोगे, इसको मल्टीपल फंक्शन एक्सेस जरूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये वैल्यू जो है वो सभी फंक्शन के द्वारा चेंज भी हो सकता है, ये अलाउड है। समझ में आई बात कि अगर इस वेरिएबल को 5 फंक्शन एक्सेस कर रहा है तो पांचों को अगर जरूरत है तो दे कैन अपडेट, दे कैन चेंज वैल्यू ऑफ दिस दिस वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक। तो ये तभी संभव है जब तुम इसको किस एरिया में रखोगे, इनिशियलाइज रीड राइट डाटा एरिया में, ठीक है। समझ गया, समझ गया तुम लोग। तो एक तो ये बात हो गई कि ये इनिशियलाइज डेटा एरिया में रहेगा तो इसको तुम एक्सेस कर सकते हो। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें, ये क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट, डाटा सेगमेंट देखो। तुमको अभी मैंने क्या बोला कि डाटा सेगमेंट को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, डेटा सेगमेंट को जो है लॉजिकली फिर मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो तुम अभी देखा इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट, इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट भी दो टाइप में हुआ, इनिशियलाइज रीड ओनली डाटा सेगमेंट एंड इनिशियलाइज रीड राइट डाटा सेगमेंट, ठीक है। रीड ओनली में चला जाएगा कांस्टेंट जिस करके जो तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो दैट वेरिएबल, और जो रीड राइट एरिया है उसमें ग्लोबल वाला चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो डाटा सेगमेंट है उसको हम लोग जानते हैं अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। अब देखो भाई तुम्हारा जो है अभी जो तुम देख रहा था वो इनिशियलाइज्ड था, और नाउ दिस इज कॉल्ड अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेगमेंट में क्या होता है कि जब तुम्हारा प्रोग्राम को जैसे तुम क्या करते हो कि प्रोग्राम को जैसे तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट यू आर नॉट गोइंग गिव एनी वैल्यू एट स्टार्ट, हो सकता है ना ऐसा कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, जैसे पिछले बार तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो
पिछले बार भी तुमने क्या किया, कैरेक्टर ch बनाया या नेम एरे बनाया, जो भी बनाया। तो ये बनाने के साथ साथ तुमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, डाटा वेरिएबल बन गया, है ना। लेकिन अगर तुम ऐसा करके छोड़ दो तो क्या कंप्यूटर को एरर देगा, नहीं देगा ना। यहाँ देखो तुम क्या किए हो, वेरिएबल बनाए हो बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी वैल्यू और यू आर नॉट असाइनिंग एनी इनिशियल वैल्यू इन दिस वेरिएबल, है ना। तो अगर हम इस तरह से प्रोग्राम में कुछ कर दें कि हम वेरिएबल को क्या करते हैं, देते हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तब उस केस में क्या होता है। तो देखो जब तुम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो क्या होता है कि वो तुम्हारा अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में उसको रखा जाता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या सारा डाटा हमारा अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। इसका मतलब देखो धीरे से समझ जाओगे तुम लोग। जब दो ग्लोबल या स्टैटिक, स्टैटिक शायद अभी तुमको मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया है इससे पहले, तो लेकिन तुम समझो कि वेरिएबल जिस तरह से स्कोप लोकल होता है, ग्लोबल होता है, उसी तरीके से वेरिएबल का एक तीसरा स्कोप है स्टैटिक, जिस पर अलग से भी एक क्लास लेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही ध्यान में रखो कि ये तीन तरह का स्कोप है तुम्हारे वेरिएबल का, और भी इसके अलावा होता है। तो अभी जो मैंने जिक्र किया है उसमें क्या आया नाम, ग्लोबल और स्टैटिक। तो ग्लोबल में तो तुम पहचान गए कि भाई जो फंक्शन के आउटसाइड रहेगा वो ग्लोबल होगा, लेकिन तुम्हारे मन में आएगा तो स्टैटिक कहाँ रहेगा, तो स्टैटिक जो है वो आउटसाइड भी रह सकता है और इनसाइड भी रह सकता है, ठीक ना। इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, ये लोकल भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई लोकल वेरिएबल स्टैटिक है तब ध्यान से समझना मेरी बात। तो लोकल वेरिएबल अगर तुमने स्टैटिक बना लिया तो वो किस एरिया में जाएगा, इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में जाएगा। और ग्लोबल को तुमने बनाया तो भी वो किस में जाएगा, इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में, अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में जाएगा। समझे बात। अब यहाँ पर गौर से समझो, ये जो ग्लोबल और स्टैटिक है, इसको अगर तुमने डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियल वैल्यू दे दिया, तब तो वो किस में चला जाएगा, इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में, जो अभी अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर सेम इन दोनों वेरिएबल को तुमने डिक्लेयर किया बट कोई वैल्यू तुमने असाइन नहीं किया है, तब ये किस में चला जाएगा, अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक स्पेशल हेल्प मिलता है तुमको सिस्टम से कि अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया, कोई ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया और उसमें कोई वैल्यू हमने नहीं डाला है, फिर भी उसको प्रोग्राम उसके वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑफ टाइप, that will be that will be a store use some initial value। सम इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर ये कोई कैरेक्टर टाइप है तब वो नल वैल्यू ले लेगा, इनिशियल वैल्यू, और कोई इंटीजर टाइप है तो जीरो लेगा, फ्लोट टाइप है तो 0.0 ले लेगा, समझे, गार्बेज नहीं लेगा। अभी से पहले तक तुमको हम क्या बताते थे और अभी भी हम बताएंगे, अगर कोई लोकल वेरिएबल तुम बनाते हो और उसका वैल्यू तुमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एरर नहीं देगा, बल्कि उसके जगह पर वो क्या लेगा, कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा। गार्बेज मतलब नहीं पता है कि वो कौन सा वैल्यू एक्सेस कर लेगा, समझे। लेकिन अगर 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 हमने लोकल के बजाय ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल बनाया प्रोग्राम में, ठीक है, और उसका कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिया, देखो ये सब कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत तुमको मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, पर थोड़ा जानना पड़ता है। तो ग्लोबल या स्टैटिक को अगर हमने नहीं इनिशियलाइज किया तो वो अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट में जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि उसको सिस्टम के द्वारा खुद से एक इनिशियल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर कैरेक्टर है तो गार्बेज नहीं आएगा, नल आएगा कि भाई तुमने कोई कैरेक्टर नहीं दिया तो नल कैरेक्टर है, मतलब नो कैरेक्टर है ना। उसी तरीके से अगर तुमने कोई नंबर नहीं असाइन किया है तो वो नंबर 0 होगा, ठीक है। तो ये बात तुमको पता होना चाहिए, क्लियर। तो अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट भी तुमको समझ में आ गया। तो देखो भाई तुम्हारा डाटा सेगमेंट किसमें डिवाइड हुआ, एक तो इनिशियलाइज डाटा सेगमेंट हुआ, इनिशियलाइज में भी दो टाइप हो गया, इनिशियलाइज रीड ओनली एरिया, इनिशियलाइज रीड राइट एरिया, ठीक है।
उसके बाद डाटा सेगमेंट का दूसरा टाइप हमने क्या बताया तुमको, अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट, जिसमें मेनली क्या जाता है, ग्लोबल और स्टैटिक टाइप जाता है। अब देखो ये जो डाटा सेगमेंट है उसका तीसरा टाइप भी है, उसको भी समझ लो। उसका तीसरा टाइप जो है वो क्या है, हिप एरिया कहता है, हिप सेगमेंट, ठीक है, हिप सेगमेंट, डाटा सेगमेंट जो है इसको कहते हैं हिप सेगमेंट। अब देखो ये जो हिप सेगमेंट है इसकी जरूरत पड़ती है जब मेमोरी तुम डायनामिकली अलोकेट करते हो। अब डायनामिकली अलोकेट अभी तक तो तुमने शायद, मैंने तो नहीं बताया है, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ, डायनामिकली अलोकेट करते हैं, समझे। अब ये डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेट करने के लिए तुमको सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक फंक्शन दिया है, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, जैसे बहुत सारे हेडर फाइल में तुम्हारा फंक्शन है ना प्री डिफाइंड, तो उसी तरीके से ये जो मैलोक है कैलोक है, ये दो फंक्शन तुम इसके लिए इस्तेमाल करते हो, और ये दोनों फंक्शन जो है पहले से प्री डिफाइंड है, बस तुमको यूज करना है, डिफाइंड नहीं करना है, ठीक। तो बात तुमको तुरंत समझ में आ जाएगी। ये कहता है कि हीप सेगमेंट जो है जब तुम डायनेमिकली अलोकेट करते हो मेमोरी, मतलब क्या हुआ, देखो मेमोरी दो समय में अलोकेट होता है। एक अलोकेट होता है जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसी समय कंपाइलर को पता पड़ जाता है कि इंटीजर है तो 2 बाइट मेमोरी लगेगा, तुम कैरेक्टर एरे 10 साइज का बनाए हो तो 10 बाइट्स मेमोरी लगेगा। तो ऑल दीज आर प्री डिफाइंड, प्री अलोकेटेड, ये पहले से ही अलोकेट हो जाता है, सिस्टम को पता है कितना मेमोरी इसको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन कुछ डाटा के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को कितना मेमोरी हमको चाहिए होगा और उसका अलोकेशन कब होगा, ये बात हम तय करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है ना। प्रोग्राम में दो टाइम होता है ना, एक जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल होता है और दूसरा जब तुम्हारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जब तुम एग्जीक्यूशन के समय अगर तुम्हारा प्रोग्राम में ये डिसाइड होता है कि हमको इस तरह का इतना मेमोरी चाहिए हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक अलोकेशन, ठीक है। और ये तब होता है जब हम मेमोरी को क्या करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे मैलोक या कैलोक के द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग, मैलोक या कैलोक जो फंक्शन है मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन, इसके मदद से मेमोरी को अलोकेट करते हैं, ठीक। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन से तुम मेमोरी अलोकेट कर रहे हो तो ये जो मेमोरी होगा वो कहाँ पर इसको मिलेगा या जगह, हिप सेगमेंट में, ठीक है ना। ये सब डाटा सेगमेंट ही है, सब में डाटा ही स्टोर होगा, लेकिन जब डायनामिकली मेमोरी को लोकेट करेंगे तो वो हिप सेगमेंट में आएगा। अब देखो ये काम कैसे करेगा, यहाँ देखना, दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन, इसके अंदर साइज ऑफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करता है, जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर डेटा टाइप अगर तुमने लिखा है तो साइज ऑफ फंक्शन का काम है कैरेक्टर का साइज रिटर्न करना। जैसे एक कैरेक्टर के लिए कंप्यूटर जो मेमोरी लेता है वो 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक। अब ये प्री डिफाइंड, ये कैसे काम किया इसके लिए हम लोग को बॉदर नहीं करना है, ठीक ना, हेडर फाइल में ये सब पहले से रखा हुआ बना के। तो 1 बाइट यहाँ रिटर्न किया। अब ये 1 बाइट किसको मिला, मैलोक को। मैलोक का काम क्या है कि वो एग्जीक्यूशन के वक्त, एग्जीक्यूशन से पहले नहीं, एग्जीक्यूशन के वक्त 1 बाइट मेमोरी कहीं पर वो लोकेट करे, ठीक है, सिस्टम से रिक्वेस्ट करे और उसको रिजर्व करवाए। अब जब मेमोरी उसको 1 बाइट मिल गया तो उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस रिटर्न करता है कौन, मैलोक फंक्शन, ठीक है। अब ये मैलोक फंक्शन क्या करेगा, उसका टाइप कास्टिंग कर देगा, वो एड्रेस है ना। अब ये हमको करना पड़ता है, बताना पड़ता है इसमें कि इस एड्रेस में हम कैरेक्टर टाइप का डाटा रखेंगे कि इंटीजर टाइप का डाटा रखेंगे कि फ्लोट टाइप का डाटा रखेंगे, दैट यू हैव टू डिक्लेयर, यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर ऐसा लिखने का मतलब हुआ गया कि ये जो मेमोरी 1 बाइट तुमने स्टोर किया है, इस मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ कैसा डाटा स्टोर होगा, कैरेक्टर टाइप। और चूंकि ये एड्रेस के फॉर्म में, मेमोरी का क्या है यहाँ पर मिला है इसको, एड्रेस, तो एड्रेस है तो भाई पॉइंटर तो लगेगा ही, है ना। तो ये कैरेक्टर टाइप पॉइंटर बन गया कि ये मेमोरी एड्रेस को कौन पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर टाइप पॉइंटर पॉइंट करेगा, और उसका मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डाटा स्टोर होगा, ठीक ना। अब ये जो एड्रेस है, ठीक है, इसका टाइप कास्टिंग तुमने कैरेक्टर में कर दिया, अब ये किस में स्टोर होगा,
ये एड्रेस जब रिसीव करेगा तो कौन रिसीव करेगा, कोई पॉइंटर रिसीव करेगा। अब पी पॉइंटर है, इसकी पहचान कैसे हुई, स्टार के द्वारा। और कैर यहाँ लिखने का मतलब क्या हो गया, ये कैर लिखने का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंटर है इट विल पॉइंट ओनली कैरेक्टर, कैरेक्टर जो डाटा स्टोर होगा उसी उसी के मेमोरी को ये पॉइंट करेगा, उसी के एड्रेस को ये पॉइंट करेगा, ठीक ना। तो ये लिखने का तरीका है मैलोक फंक्शन। मैलोक या कैलोक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अभी तुम मैलोक को भी ध्यान में रखो कि ये डायनेमिकली एलोकेट किया, मतलब मेमोरी जो है वो बिल्कुल रन टाइम में डिसाइड हुआ। और रन टाइम में डिसाइड करने के लिए जो जगह होता है वो डाटा सेगमेंट का किस एरिया में लगता है, हिप सेगमेंट का। तो देखो डायनामिक मेमोरी लोकेशन से भी कई बार थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है, तो वहां पर तुम इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डायनेमिक ये समझ में आ गया तुम लोग को। अब लास्ट वन जो है इसको कहते हैं स्टैक सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक सेगमेंट। अब इसको समझो, बचा क्या तुम्हारा, तो स्टैक सेगमेंट में क्या स्टोर होगा बोलो, तो जो कुछ भी तुम लोकल वेरिएबल बनाते हो वो सब कहाँ जाता है तुम्हारा, स्टैक सेगमेंट में। इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है कि भाई ये भी जो है वो रीड राइट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन ये स्टैक सेगमेंट में जाएगा। तो देखो अब हम तुमको 2 मिनट में समरी कर देते हैं फिर से, कि जो तुम प्रोग्राम बनाते हो वैसे तो वो एक सिंगल मेमोरी में प्रोग्राम और डाटा दोनों चला जाता है, लेकिन लॉजिकली उसको दो में डिवाइड किया जाता है, वन इज टेक्स्ट सेगमेंट, अनदर वन इज डाटा सेगमेंट। अब डाटा सेगमेंट मल्टीपल लॉजिकली डिवीजन हुआ है। तो पहला क्या हो गया, इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड रीड ओनली, जिसमें कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल स्टोर होगा, है ना। दूसरा क्या हो गया, इनिशियलाइज रीड राइट मेमोरी, है ना। तो रीड राइट एरिया में कैसा स्टोर होगा, ग्लोबल और स्टैटिक, लेकिन वो ग्लोबल स्टैटिक जिसको डिक्लेयर करने के वक्त ही उसमें हम वैल्यू इनिशियल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी तुमको मैंने क्या बताया, अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट, है ना। तो उसमें क्या जाएगा, उसमें भी तुम्हारा ग्लोबल और स्टैटिक ही जाएगा, लेकिन ये वो ग्लोबल स्टैटिक जाएगा जिसका तुमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिया। समझ में आ रही है ना हमारी बात।